नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास में सीएफटी के पोस्टुलेट यानी कि अभिक्रियाओं पर डिस्कस किया था। मैं आज अपन अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। यहां आप देख रहे हैं कि तीन एक्सिस एक्स, वाई और जेड, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पे अष्टफलकीय संकुलों में बनते समय सेंट्रल मेटल आयन है, उसके साथ 6 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता है कि 6 लिगेंड है वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंध बनाते हैं जब अष्टफलकीय संकुल बनता है। अब ये 6 लिगेंड है वो किस प्रकार से जुड़ते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में बनाया हुआ है कि ये जो लिगेंड है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों अक्षों पर ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर अष्टफलकीय संकुलों में समस्त 6 लिगेंड, यानी टोटल कितने लिगेंड होंगे, 6 लिगेंड है, वो एक्स, वाई और जेड अक्षों की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए ये लिगेंड है वो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर आकर के किसके साथ में, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में उपसंयोजक बंध बनाते हैं। और इस समय लिगेंडों का ऋण शिरा यानी नेगेटिव एंड है और डी कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन यानी सेंट्रल मेटल आयन है उसके डी कक्षक है जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और लिगेंड का कौन सा सिरा, नेगेटिव एंड, यानी दोनों के ऊपर ऋणावेश, लिगेंड का भी ऋणावेशित सिरा और डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर भी ऋणावेश, समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे और इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। और इस प्रतिकर्षण से क्या होता है देखते हैं आगे। प्रतिकर्षण के द्वारा पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब लिगेंड का इन डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ में रिपल्सन होता है तो उसके कारण डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। लेकिन सभी डी कक्षक समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्रतिकर्षक होंगे। कुछ डी कक्षक होंगे जो प्रतिकर्षण अधिक महसूस करेंगे, कुछ डी कक्षक होंगे जो प्रतिकर्षण कम महसूस करेंगे। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, उन डी कक्षकों की पालियां यानी लोब्स है वो कहाँ स्थित है उनके ऊपर निर्भर करता है। आगे देखते हैं कि वे कक्षक जिनकी पालियां अक्षों पर स्थित होती है, अक्ष के ऊपर स्थित होती है, कौन से वाले, ईजी ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो ईजी ऑर्बिटल है इनकी पालियां अक्ष के ऊपर स्थित होती हैं और जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी अक्ष के ऊपर ही आ रहे हैं। तो इन यानी कि ईजी कक्षक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंडों को ज्यादा करेंगे प्रतिकर्षित और जिसके कारण इनकी यानी प्रतिकर्षण अधिक होता है क्योंकि इन कक्षकों की पालियां धातु आयन के समीप आने वाले लिगेंडों के मार्ग में आती है। जबकि वे कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के मध्य होती है या अक्ष के बीच में उपस्थित होते हैं, कौन से वाले, T2G ऑर्बिटल्स
dxy, dyz और dxz। अब यहाँ पे जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी पालियां अक्षों के बीच स्थित होती हैं और लिगेंड कहाँ से आ रहा है, लिगेंड अक्ष के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ एक दूसरे के ये सीध में नहीं होते हैं और जिसके कारण यहाँ इन कक्षकों का लिगेंड के साथ में प्रतिकर्षण कम होता है। यहाँ रिपल्सन कम होता है तो इनकी एनर्जी कम बढ़ती है, जबकि EG कक्षक हैं जिनमें रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण अधिक होता है तो उनकी एनर्जी है वो अधिक बढ़ती है। और अब यही है क्योंकि इनकी पालियां धातु आयन की तरफ बढ़ने वाले लिगेंडों के मार्ग में नहीं आती हैं, प्रतिकर्षण क्या होगा इनका T2G वाले ऑर्बिटल्स का कम होगा। अतः इन D कक्षकों के असमान प्रतिकर्षण होने के कारण इनकी समभ्रष्टता यानी कि डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है। यानी समभ्रष्टता का मतलब यहां से वही समान ऊर्जा के जो थे, जब एक फ्री मेटल आयन था, स्वतंत्र मेटल आयन था और उसके अंदर D ऑर्बिटल्स थे, वो समान ऊर्जा के थे, समभ्रंश थे। लेकिन जैसे ही उनके संपर्क में कौन आए, लिगेंड आए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, संकुल यौगिक बनाने के लिए, और उस समय ये D कक्षक है वो असमान रूप से प्रतिकर्षित करेंगे लिगेंडों के साथ में, और जिसके कारण इन D कक्षकों की ऊर्जा है उसमें वृद्धि अलग अलग रूप से होगी। यानी T2G है उन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा है वो कम बढ़ेगी, जबकि EG ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा में वृद्धि अधिक होगी। इस प्रकार से इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा ये दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं। पहले वाले समूह वाले T2G कक्षक जिसमें XY, YZ और DXZ जिनको निम्न ऊर्जा कक्षक, लो एनर्जी के कक्षक होंगे ये, और EG कक्षक जिसमें DX² - Y² और DZ² ये उच्च ऊर्जा के कक्षक होंगे। T2 का मतलब यहां से है ट्रिपली डिजेनरेट, यानी कि ट्रिपली डिजेनरेट का मतलब ट्रिपली का 3 से है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा क्या है, समान है, समभ्रंश है, और वो वाले T2 ऑर्बिटल। और E का मतलब यहाँ है डबली डिजेनरेट, यानी 2 ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा समान है, कौन से वाले, DX² - Y² DZ²। और G यहाँ से, G का मतलब यहाँ से, G का मतलब है जिरार्डे, इसका मतलब सममित केंद्र होता है तब ये G लगता है। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें अपन यहाँ पे T2 ऑर्बिटल और E ऑर्बिटल लिखेंगे, G नहीं होगा वहां पे, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में G का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी सममिति कैसी होती है, जिरार्डे होती हैं, जिसमें सममित केंद्र उपस्थित होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि सेंट्रल उसका कॉम्प्लेक्स का सेंटर पॉइंट है बीच का, उससे दोनों साइड में समान दूरी पर जाने पर एक जैसा एनवायरमेंट मिलता है, तो उसको कहते हैं सममित केंद्र जिसमें उपस्थित है, और इसलिए इसमें G का उपयोग किया जाता है। T2G कक्षकों का जितना यहाँ पे स्थायित्व होगा उतना ही यहाँ पे EG कक्षकों का अस्थायित्व का मतलब है उनके स्थायित्व में क्या हुई, कमी हुई। यानी T2G जो ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा में तो क्या हो गई है, कमी हुई है। यानी यहाँ पे आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम में देखेंगे कि किस प्रकार से जो बेरी सेंटर है यानी कि एवरेज एनर्जी लेवल है उससे T2G ऑर्बिटल की ऊर्जा में कमी आई है। कमी आने का मतलब यहाँ से है उनके स्थायित्व में वृद्धि होना, ठीक है। और जो एवरेज एनर्जी लेवल है उनसे EG कक्षकों के ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऊर्जा में वृद्धि होने से मतलब है उसके स्थायित्व में कमी होना।
और स्थायित्व में कमी को अपन क्या किस रूप में माना गया? अस्थायित्व के रूप में। यानी कि जितनी ही यहाँ पे T2G कक्षकों के स्थायित्व में वृद्धि होती है, उतनी ही EG कक्षकों के अस्थायित्व में वृद्धि होगी, दोनों ही बराबर। EG कक्षक औसत ऊर्जा से, जो वही एवरेज एनर्जी लेवल, और जो औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या इसको किस रूप में लिखते हैं? 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या 6 DQ ऊपर जाते हैं। तो EG ऑर्बिटल है, उनकी औसत ऊर्जा स्तर से कितना हो सकता है? तो किस इन 3 रूप में लिखा हुआ मिलेगा। यानी एनर्जी वृद्धि हुई है इसलिए प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, और 0.6 यानी EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटलों के बीच की जो एनर्जी गैप है उसको अपन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो 1 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, तो कितना ऊपर गए वो एवरेज से? तो यहाँ पे 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इनकी एनर्जी ऊपर गई है। ठीक है, इसको किस रूप में 3/5 पर लिख सकते हैं। 3/5 का मतलब ही 0.6 होता है। जब 3 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो 0.6 ही आता है, तो सेम का सेम है। और इसको 6 DQ का मतलब है कि यहाँ पे EG और T2G के बीच का एनर्जी गैप, इसको अपन 10 DQ मानते हैं, और 10 DQ में से 6 DQ जो है वो उतने ऊपर गया एनर्जी लेवल किसका? EG ऑर्बिटल्स का। इसी प्रकार यहाँ पे जो T2G ऑर्बिटल है उनकी औसत ऊर्जा स्तर से क्या होती है? ऊर्जा कमी आती है। तो कमी आती है तो यानी कि यह माइनस का साइन है। ठीक है, और कितनी आती है? तो ये है 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या -4 DQ नीचे हो जाता है। ऊर्जा कमी आ जाती है, कमी है इसलिए माइनस का साइन होगा। और कितनी आ रही है? तो 0.4 कुल मिलाकर के बराबर रह रही है। यहाँ पे आप देख लो कि EG में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2 ऑर्बिटल होते हैं। आप देखो 2 ऑर्बिटलों की वृद्धि कितनी हुई है? एक की माना कि मान रहे हैं कि 0.6 हो रही है, या फिर इसको DQ के रूप में भी मान के कैलकुलेशन समझा देते हैं कि जैसे 6 DQ ऊर्जा ऊपर हो जाती है एक EG ऑर्बिटल की। तो EG ऑर्बिटल टोटल कितने हैं? 2 हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होंगे? 12। टोटल ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? 12 DQ कितने EG ऑर्बिटल्स की। और इसी प्रकार से कमी भी कितनी होनी चाहिए? कमी भी तो 12 DQ होनी चाहिए। तो T2G ऑर्बिटल टोटल होते हैं कितने हैं? 3 होते हैं। एक की कमी कितनी होती है? एक की कमी यहाँ पे 4 DQ हो रही है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करते हैं। टोटल 3 की कितनी कमी होगी? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएंगे, यानी कमी भी कितनी होगी? 12 DQ हो गई है। तो जितनी वृद्धि हुई है 12 DQ EG ऑर्बिटलों की ऊर्जा में, उतनी ही T2G ऑर्बिटलों की कमी होती है, यानी कि 12 DQ। कुल मिलाकर के ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार D कक्षकों के विपाटन यानी स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक कौन से? T2G में आते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। निम्न ऊर्जा कक्षक जो T2G में आएगा, यानी ऊर्जा में कमी होगी, तो ऊर्जा को उत्सर्जित किस रूप में करेगा? तो यहाँ पे ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और अपनी ऊर्जा में कमी आएगी। जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है उसे ही तो कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE कहा जाता है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट अपन डायग्राम के द्वारा इसको देखते हैं कैसे। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ ये 5 ऑर्बिटल है D ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन। जब स्वतंत्र आयन है मेटल आयन, उसमें D ऑर्बिटल और उनकी एनर्जी पांचों की बराबर समभ्रंश है। ठीक है,
ये इधर बताया हुआ कि एनर्जी में वृद्धि होना तीर के निशान के द्वारा। अब आगे नेक्स्ट इसमें दे रखा है स्फेरिकल फील्ड। इन स्फेरिकल फील्ड यानी कि वही गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र जो काल्पनिक है, यदि उस गोलाकार क्षेत्र के अंदर इनकी डी ऑर्बिटल्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में जो वृद्धि होगी सबकी बराबर समान रूप से, यदि कैसा फील्ड हो, स्फेरिकल फील्ड हो, उस स्थिति में तो ये उसकी एवरेज एनर्जी दी हुई है। और ये डॉट डॉट से यहाँ पे इनका औसत ऊर्जा स्तर यानी जिसको क्या कहते हैं, बेरिशेंटर कहते हैं, दर्शाया गया है। अब आगे यहाँ पे दे रखा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस प्रकार से हो रही है तो दिखाई गई है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये हैं ये ऑर्बिटल कौन से हैं, ये जो T2G ऑर्बिटल है, dxy, dyz और dzx, और तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा में जो कमी कितनी हो रही है तो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो किसके बराबर है, -4 dq के बराबर है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है Eg ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और इनकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है तो +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, जो किसके बराबर है, +6 dq के बराबर है। और इसके बीच का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल होता है गैप जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो कहते हैं जिसको, और वो है यहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या इसको 10 dq के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे डायग्राम है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। ठीक है, तो कैसे किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होती है जिसका डायग्राम दर्शाया हुआ। तो यहाँ अपन ये टॉपिक अभी डिस्कस किया था, अष्टफलकीय संकुलों में किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला CFSE किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो ये फॉर्मूला दर्शाया गया है यहाँ पे CFSE बराबर कोष्टक के अंदर यहाँ पे -0.4x + 0.6y कोष्टक बंद हो गया, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस a पाई, या तो इस रूप में जब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के रूप में लिया तो ये फॉर्मूला, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को dq के रूप में लिया है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जब हो जाएगा -4x + 6y dq + a पाई। यहाँ क्या क्या होता है, तो x यहाँ पे क्या है, तो x यहाँ पे है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। T2G में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर x है। ठीक है, ये T2G के इलेक्ट्रॉन हैं, कितने रहते हैं तो वो यहाँ पे आपको लिखने हैं, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.4 से, माइनस चिन्ह आगे रहेगा, कैलकुलेशन करेंगे आगे देखेंगे तब। और y बराबर है यहाँ पे Eg कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो y यहाँ पे है Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, और आगे यहाँ पे ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल था, और प्लस a का मतलब यहाँ से है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, और पाई यहाँ पे है औसत युग्मन ऊर्जा, एवरेज पेयरिंग एनर्जी, पाई का मतलब। तो ये इस प्रकार से एक फॉर्मूला है CFSE कैलकुलेशन, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में, ये एग्जामों में आता है। ठीक है, फॉर्मूला
1 नंबर के क्वेश्चन के 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें कई बार आता। आगे ईजी तथा T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ईजी में कब जाएंगे और T2G में कब जाएंगे, तो ये 2 कारकों के ऊपर, 2 फैक्टर के ऊपर ये निर्भर करता है। पहला है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और दूसरा है औसत युग्मन ऊर्जा एवरेज पेयरिंग एनर्जी यानी पाई। इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे किस प्रकार से निर्भर करता है, तो यहाँ देखते पहले स्थिति यहाँ पे कि जब पाई से ज्यादा होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, उस स्थिति में क्या होता है, यानी कि इन दोनों में से पहली स्थिति ये है कि जब मान किसका ज्यादा हो, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, युग्मन ऊर्जा से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान अधिक हो। और ये कब होता है, जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड उपस्थित होता है। उस कंडीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो वहां पे डी ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच में रिपल्सन प्रतिकर्षण अधिक होगा और स्प्लिटिंग अधिक होगी, और स्प्लिटिंग अधिक होगी तो T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में गैप अधिक होगा, और गैप अधिक, वो गैप ही तो क्या है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है। और इस स्थिति में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है वो पेयरिंग एनर्जी से अधिक होगा। तब क्या होता है, यदि युग्मन ऊर्जा पाई से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में युग्मित यानी कि पेयरिंग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों में से जो चीज कम होती है इलेक्ट्रॉन वही करते हैं। कम क्या है, पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है यानी कि युग्मन हो जाता है। और इस प्रकार के संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, अतः इन्हें चक्रण युग्मित यानी स्पिन पेड या निम्न चक्रणीय लो स्पिन संकुल कहते हैं। यहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान अधिक होता है, मैंने पहले बता दिया कैसे होता अधिक, क्या कारण है, और ये तभी संभव है जब लिगैंडों का क्रिस्टल क्षेत्र प्रबल हो, तभी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान अधिक होगा। और इस प्रकार के लिगैंडों को प्रबल क्षेत्र लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कैसे हो रहा है कि जब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान पेयरिंग एनर्जी से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन के बाद में चौथे इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले भरे जाएंगे T2G के अंदर, T2G ऑर्बिटल टोटल 3, तीनों के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा तीसरे में, और चौथा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी T2G ऑर्बिटल्स में या फिर EG ऑर्बिटल में ऊपर जाएगा। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में से कम क्या है, कम पेयरिंग है तो पेयरिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट दूसरी स्थिति कि यदि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से पेयरिंग एनर्जी अधिक है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम है, और ये कब होता है, जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड यानी कि वीक फील्ड लिगैंड हो। और इस स्थिति के अंदर वीक फील्ड लिगैंड है तो डी ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच में रिपल्सन कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, तो डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में जो विपाटन स्प्लिटिंग है वो कम होगी और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान उसमें कम होगा, और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान कम होगा तो पेयरिंग एनर्जी उस स्थिति में क्या रहेगी, ज्यादा हो जाएगी। और पेयरिंग एनर्जी यदि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो कम है, कम क्या है, कम यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन है वो T2G के अंदर पेयर्ड नहीं होकर के कहाँ चला जाएगा, EG कक्षकों में जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। यदि युग्मन ऊर्जा से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल
कम हो तो इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित न हो, उच्च ऊर्जा के Eg कक्षों में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले जो Eg कक्ष में उसमें चला जाएगा। जो ऊर्जा कम कहाँ खर्च करनी पड़ी है, इलेक्ट्रॉन को T2G में पेड होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन को Eg कक्षकों में जाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा, पेड़ युग्मित नहीं होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का चक्रण युग्मित भी नहीं होता है। अतः इस प्रकार के संकुलों को चक्रण मुक्त संकुल, स्पिन फ्री या उच्च चक्रण यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान कम होता है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान तो कम ही होगा, सीधी सी बात है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम हो रही है, तो जो तभी संभव है जब लिगेंड का क्रिस्टल क्षेत्र दुर्बल हो। और ये तब होगा जब क्रिस्टल जो लिगेंड का क्रिस्टल क्षेत्र है वो कैसा हो, दुर्बल हो। और इस प्रकार के लिगेंडों को दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे ये दो स्थितियां थी, और जो इलेक्ट्रॉनों का T2G और Eg कक्षकों में किस प्रकार से वितरण होगा, कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, दो कारकों के ऊपर, पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यानी स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर निर्भर करता है। और ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और ये किस पे निर्भर करती है, तो ये लिगेंडों के फील्ड के ऊपर निर्भर करती है कि कौन सा। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल अधिक होगा, और यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान कम होता है। ये तो यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, और कैसे CFSE की कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे वितरण होता है Eg और T2G ऑर्बिटल्स में, और ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है, किन कारकों के ऊपर, ये आज की क्लास में अपने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर CFSE कैलकुलेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।